हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो दिसंबर में निर्धारित है, उसमें लगभग 15 अंक के आपको साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आपको 8वीं कक्षा तक के पाठ्य पुस्तक पर आधारित होंगे। तो इसी नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को डिज़ाइन किया है और ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो है वो टीचिंग पेडागोजी से या टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु x p और q में डूब जाती है लेकिन r में तैरती है। इन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि घनत्व क्या होता है और यह किस तरह से किसी वस्तु को प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ मैटर यानी किसी वस्तु का घनत्व यह बताता है कि उसके अंदर में उसके जो अणु है या परमाणु है वो कितने टाइटली पैक्ड है, यानी कितनी अधिक मात्रा है उसके अंदर में। द अमाउंट ऑफ मास इन ए गिवन स्पेस यानी किसी खास जगह में कितने उसके अणु या परमाणु समाहित हैं, वो उसकी डेंसिटी को बताता है। जैसे अगर आप यहाँ गैस को देखेंगे तो इसमें आपको जो परमाणु है उसकी संख्या कम दिख रही है, उसमें लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा है और सॉलिड में यहाँ उसके कणों की मात्रा अधिक है। इस तरह से गैस की तुलना में लिक्विड और लिक्विड की तुलना में सॉलिड जो है वो ज़्यादा सघन होगा या उसका घनत्व अधिक होगा। यानी जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। अब दूसरा चीज़ ये देखना है कि जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होता है वह अपने से कम वाले में डूब सकता है। अगर हम किसी द्रव में किसी वस्तु को डालेंगे, यहाँ आप उदाहरण से देखिए, जैसे कॉर्क है वो हल्का होता है, उसका घनत्व कम होता है। तो अगर पानी में हम कॉर्क को डालेंगे तो चूँकि पानी से कॉर्क का घनत्व कम है इसलिए वो उस पर तैरेगा। अगर यहाँ आप देखेंगे तो वुड जो एक थोड़ा खोखला वुड है, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है जो खोखला अगर है, तो वो पानी में आपको हल्का सा डूबा और हल्का तैरता हुआ दिखेगा। तो इसका घनत्व लगभग लगभग पानी के ही घनत्व इतना होगा, इसलिए यह आंशिक रूप से डूबा हुआ है। वहीं आप अगर एल्युमिनियम का एक बल्ब डालेंगे पानी में तो वह पूरी तरह से डूब जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एल्युमिनियम का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो उसमें डूब जाएगा। यानी जिस वस्तु का घनत्व दूसरे से अधिक होगा, उस द्रव से अधिक होगा, वो उसमें डूब जाएगा। अगर उससे कम होगा तो उसमें वो तैरेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न के अनुसार एक वस्तु x जो है वो p और q में डूब जाती है लेकिन r में तैरती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 कोई बकेट है, जैसे ये p, यहाँ q और ये r। तो एक वस्तु है जिसको इस समय मान लीजिए द्रव भरा हुआ है। तो अगर कोई एक वस्तु को अगर हम p में डालते हैं तो वो डूब जाता है। इसी तरह से अगर q में भी डालते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन r में डालते हैं तो वो x जो है वो तैरता रहता है। तो इस देखिए, इससे यह पता चलता है कि x का जो घनत्व है वो p और q से ज़्यादा है लेकिन r से कम है। और दूसरा चीज़ ये पता चलता है कि r का घनत्व और p और q का घनत्व एक समान नहीं है। तो चलिए इस आधार पे हम यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि x का घनत्व p के घनत्व से अधिक है और दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है कि x का घनत्व r के घनत्व से निम्न है। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि p का घनत्व r के घनत्व के बराबर है। तो हमारा ये कथन गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन गलत है। तो सी वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो हट जाएगा इससे। तो इस तरह से यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी ए, बी और डी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है।
तो पहले आप ये जान लीजिए कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, के और ई। ए, डी, के और ई, ये जो विटामिन है ये वसा में यानी कि जो ऑयली चीज़ होते हैं उसमें घुलनशील हैं, और बाकी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ए, डी, के और ई, तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जल में घुलनशील है। अब हमें देखना है कि ए और के में कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और अच्छी त्वचा के लिए भी आवश्यक है। तो विटामिन के जो होता है वो खून के जमने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन विटामिन ए जो है वो हमारे अच्छी त्वचा के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? तो जो निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब है कि वो भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि भारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अणु उत्क्रमणीय होते हैं, और बी, भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन तो सही है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अणु उत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक बार उनमें जो परिवर्तन हो जाता है वो फिर से उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। जैसे अगर आप दूध से दही बनाते हैं तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते। उसी तरह से अगर किसी कागज़ को आप जला देंगे तो फिर जले हुए कागज़ से आप उस रूप में कागज़ नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से रासायनिक परिवर्तन प्रायः अणु उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार भौतिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी कागज़ को कई टुकड़ों में काट दें तो यहाँ भौतिक परिवर्तन तो होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से अगर कोई वस्तु है जो गोल आकार की है और उसको हम पीट के चौड़ा कर दें तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन तो होगा लेकिन उसमें अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, तो पहला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं? और हमारे ऑप्शन है, ए, वृंतों एवं तनों में वृहत नलियाँ होती है, बी, पत्तियों पर मोम की परत होती हैं, सी, पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं, या डी, पत्तियां और तना उंगली नुमा जैसे फीते जैसे होते हैं। और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए और सी, यानी कि ऑप्शन ए, यानी वृंतों एवं तनों में वृहत नलियाँ होती है और पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं। इससे तैरने में मदद नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षार चुंबकों का भंडारण करते समय कौन सी सावधानियां लेनी होती हैं? तो जब हम क्षार चुंबक को भंडारित करते हैं तो उसके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो, ये ध्यान रखना चाहिए। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सबसे उपयुक्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। तो एक्स वाई जेड क्रमशः हैं। तो देखिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो लीवर है, और यह पित्त रस का स्राव करती है, और यह लाल भूरे रंग की ठोस कोमल ठोस और द्विपालित अंग है। भोजन के माध्यम को यह क्षारीय बनाता है, वसा का इमल्सीकरण और हैपेरिन का भी स्रावन करता है। यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है।
तो इस तरह से यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि यकृत है, और इसे वायु का स्राव होता है यानी पित्त रस का स्राव होता है, और यह कहाँ भंडारित होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए। स्वपोषी, प्राणी संपोषी, परजीवी और मृतजीवी। और यहाँ ऑप्शन है छत्रक यानी मशरूम, अमीबा, शैवाल, अमरवेल। अगर आप इसमें से 2-3 ऑप्शन को जानते होंगे तो अन्य की भी पहचान कर सकते हैं। जैसे आपने अमरवेल का नाम सुना होगा कि अमरवेल अन्य जीवों का शिकार करके जीवित रहते हैं, यानी है तो यह पौधा लेकिन यह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लेता है, तो एक तरह से यह परजीवी है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो अगर आपको सी का 4 पता हो जाए, तो यहाँ देख रहे हैं कि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी का 4 है, तो आप आसानी से अन्य का भी पता लगा सकते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा स्वपोषी कौन सा है, तो यह शैवाल है। प्राणी संपोषी कौन सा है, तो हमारा बी का है दू यानी कि अमीबा। और इस तरह से मृतजीवी कौन सा है, तो वह छत्रक या मशरूम है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन A+B से सी में ए बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, तो इसमें आप ए बी और सी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, ए और बी तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 यौगिक भी मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं और 2 तत्व भी मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी तत्व या यौगिक हैं, जबकि सी एक यौगिक है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है, वह क्या है। वस्तु का आकार, प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी, प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति, या वस्तु का रंग। तो यहाँ वस्तु का रंग जो है वह वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ हम कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। जैसे ए बी सी और डी सूचक हैं जो अम्ल और क्षारकों में निम्न परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ सूचक ए बी सी और डी दिया है और यहाँ पर अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं, रंगहीन लाल और गहरा गुलाबी। और यहाँ क्षारक में यानी क्षारीय विलयन में इस तरह से ये भूरा, लाल, गुलाबी, नीला और हरा रूप में परिवर्तित होता है। तो आपको बताना है कि ए बी और सी डी कौन से सूचक हैं। सूचक का अर्थ होता है यानी इंडिकेटर उसको बोलते हैं जो जिसको अम्लीय या क्षारीय विलयन में डालने पर वो अपने रंग में, रूप में या गंध में परिवर्तित करके हमें बता देता है कि वह अम्ल है या क्षार है। यानी विशेष तरह का पदार्थ होता है जिससे हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है, या कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। तो चलिए पहले यह देख लेते हैं कि कितने तरह के सूचक होते हैं और वो किस तरह से परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया है, जैसे यहाँ इंडिकेटर है और ये एसिड में किस तरह का होता है और बेस में किस तरह से इसका होता है, यानी अम्ल में कौन सा इसका होता है और क्षार में कैसा रंग होता है। वो पहला है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी को अगर आप एसिड में डालेंगे तो यह येलो हो जाता है और बेस में डालेंगे तो यह लाल हो जाता है। और लिटमस को तो आपको पता ही है कि अगर लिटमस को आप अम्लीय में डालते हैं तो नीला यह लाल हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो जो लाल लिटमस पत्र है वो नीला हो जाता है। विस्कस के बारे में भी आप जानते हैं, या जिसको गुड़हल बोलते हैं, तो यह अम्लीय में लाल हो जाता है लेकिन क्षारीय विलयन में डालने पर हरा हो जाता है। और फिनाप्थिलीन जो होता है वह अम्लीय में कलरलेस है यानी कि कोई रंग नहीं होता है, और क्षारीय में पिंक होता है।
तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो फिनैप्थलीन होता है वो अम्लीय में रंगहीन होता है और क्षारीय में पिंक होता है। तो इस आधार पर जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि रंगहीन और गुलाबी, तो फिनैप्थलीन बी पे होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखें तो बी में केवल डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी पर फिनैप्थलीन है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके ऑप्शन बनाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो इंडिकेटर दिया गया है उसको याद कर ले, खास करके मिथाइलोरेन, फिनैप्थलीन और लिटमस के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पी, क्यू, आर और एस चार धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए। पी और एस को क्यू क्रमशः उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करता है। तो यहाँ पी और एस को क्यू उसके लवण से हटा देता है, यानी कि क्यू ज़्यादा क्रियाशील है, क्योंकि जो उसको हटा सकता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो पी और क्यू से बड़ा कौन सा है? पी और एस से बड़ा है क्यू। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पी और एस से ज़्यादा क्रियाशील है क्यू, क्योंकि क्यू जो है पी और क्यू को उसके लवण से विस्थापित करता है। दूसरा है एस और आर को पी क्रमशः उसके लवणीय विलयन से हटा सकता है। एस और आर को हटा सकता है पी। तो यहाँ देखिए एस और आर है और इसको हटा सकता है पी, यानी एस और आर से ज़्यादा क्रियाशील है पी और पी और एस से ज़्यादा क्रियाशील है क्यू। केवल आर को एस उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करता है। केवल आर ऐसा है जिसको एस हटा सकता है, यानी एस जो है वो सबसे आर सबसे कम है, क्योंकि आर को एस हटा सकते हैं। तो चलिए अब देखिए कि सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या कहता है द्वितीय सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन से। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर क्यू है और उसके बाद सक्रिय हमारा पी हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे गए, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस प्रश्न को समझने के लिए पहले हम लोग गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरह से ये जो पूरा गोला बना हुआ है यह गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर इसमें हम बाहर से, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पहले केस में, तो यहाँ बाहर से कलई किया हुआ है। तो जब बाहर से कलई किया जाता है या पेंट किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का अगर हम पेंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, यानी जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, तो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं या कॉनकेव मिरर बोलते हैं या अवतल दर्पण बोलते हैं। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, दूसरे केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अंदर से रंगा हुआ है, यानी परावर्तक सतह इसका उठा हुआ है, तो इसको कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बोलते हैं। चूँकि दोनों ही एक ही गोला से बनाया हुआ है, जैसे ये एक ही गोला है और इसी से दोनों बना हुआ है, तो इसके बीच का दूरी यानी सेंटर सेम ही होगा। तो इसी को, जैसे कोई वृत्त होता है तो उसका जो केंद्र होता है उसी को दर्पण के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहा जाता है। और वक्रता केंद्र और पोल के, यानी ये जो सेंटर है इसको पोल कहते हैं, इसके बीच की दूरी को फोकस कहा जाता है। तो फोकस आप यहाँ देख रहे हैं, तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, जैसे अगर आप एक ही गोलीय दर्पण से बनाया जाए तो यहाँ फोकस यहाँ पर फिक्स जगह पे होगा, क्योंकि यहाँ पोल और सेंटर सेम है दोनों का, इसलिए यहाँ पर आपको फोकस भी सेम ही देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों की समान फोकस दूरी है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है?
ध्वनि तरंगे गैसों में द्रुतगामी होती है। मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगे परावर्तित नहीं हो सकती। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ आप जानते हैं कि हम लोग जो मानव है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो इस तरह से मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। तो यह सत्य है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है और इंद्रधनुष की घटना वायुमंडल के कारण ही उत्पन्न होता है। दूसरा, यदि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है, तो ये भी सही है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है, इसलिए वहाँ वस्तु का भार कम हो जाता है। तीसरा है, चंद्रमा पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये भी सही है। चौथा है, चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प है। अगला है, किसी विद्युत सर्किट के लघुपतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से लगे आग को हमें जल से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा खतरा हो सकता है। दूसरा है, जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो ये सही है, अतः हमारा एक असत्य है और आर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा की निम्न जलधारक क्षमता होती है। और S2 है कि उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा की निम्न वातन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, लेकिन यह कहना कि उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा में अधिक रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे वातन भी अधिक होता है। यानी हमारा S1 यहाँ पे सही है, S2 गलत है। S1 सत्य है, S2 असत्य है। अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानव में युग्मों में पाई जाती है? तो यह अधिवृक्क और अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो जोड़ों में पाई जाती है। अगला है, लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है, क्योंकि संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है। ये हमारा सही ऑप्शन है। आप जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को हम दाब कहते हैं। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब उतना कम होता जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, y द्वारा x को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। आवेश का प्रक्रम हो सकता है, तो यह घर्षण या प्रेरण के द्वारा हो सकता है, यानी कि इंडक्शन के द्वारा भी चार्ज उत्पन्न हो सकता है और घर्षण के द्वारा भी चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षा एवं अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के साथ निम्न में से कौन संरेखित नहीं होता है? और हमारे ऑप्शंस है, विद्यार्थी अधिकाधिक स्रोत एवं आपस में सहयोग करते हैं, जिससे वे विश्वसनीय वैज्ञानिक व्याख्याओं पर पहुंच सकें। दूसरा, विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं की सत्यभाषी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है, जिन्हें तर्क वितर्क द्वारा समझा जा सकता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत अनुभवों एवं परिघटना के अनुभवों को साझा करते हैं। और डी, विज्ञान का प्रतिपादन एक तथ्य, नियमों और सिद्धांत के समूह के रूप में किया जाता है, जो कि मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा समझा जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा समझा जा सकता है, यह कहना उचित नहीं है। अगला है, यहाँ एक पैसेज दिया है, उसे आपको पढ़ना है। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को विद्युत के सुचालकों और कुचालकों की संकल्पना को पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वह दोनों पदों की परिभाषाएं बताने से शुरुआत करता है। वह फिर प्रदर्शित करता है कि किस तरह बैटरी और बल्ब के एक खुले विद्युत परिपथ के दोनों सिरों को सेफ्टी पिन जैसे सुचालक से जोड़कर पूरा किया जा सकता है और बल्ब प्रदीप्त हो उठता है।
दूसरी तरफ प्लास्टिक के स्केल जैसे कुचालकों को रखने से परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब प्रदीप्त नहीं होता। फिर वह विद्यार्थियों को बारी बारी से डेस्क पर बुलाता है और उन्हें स्वयं इसकी पुष्टि करने को कहता है। एक जांच उन्मुख तरीके से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे? जांच करने के नज़रिए से आप इसको कैसे देखते हैं? तो यह बच्चों को सीखने के हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप जांच के नज़रिए से देखेंगे तो यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। अतः सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कक्षा 8 की शिक्षिका पाती हैं कि उसके छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि मेज जैसी निर्जीव वस्तुएं अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित कर सकती हैं। वह भाप जाती हैं कि यह मुश्किल बाद में उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की संकल्पना को समझने में दिक्कत पैदा करेंगे। निम्नलिखित में से किस गतिविधि से छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझने में मदद करेगा? तो ज़मीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना। ज़मीन पर रखे स्प्रिंग को जब बच्चे दबाएंगे तो उसके हाथ में स्प्रिंग द्वारा बल महसूस होगा, जिससे वह समझ जाएगा कि निर्जीव वस्तुएं भी बल आरोपित करती हैं। तो यहाँ पर ये सबसे सही ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परखशील है कथन की सही व्याख्या करता है? तो पहला ऑप्शन विज्ञान विकासशील है कहना सही है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक कठिनाई नहीं है जिससे आप विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक में दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख की व्याख्या से संबद्ध करेंगे? त्रिविमीय परिघटना का द्विविमीय में चित्रण, यानी कि 3D जो घटना है उसको 2D में दिखाना, यह एक समस्या है जिससे बच्चे अच्छे से सूर्य ग्रहण की घटना को नहीं समझ पाते हैं। दूसरा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सापेक्ष दूरियों की समझ। तो ये बुक में अच्छे से नहीं दर्शाया गया होता है, जिसके कारण बच्चे सूर्य ग्रहण को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तीसरा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान। तो यह उतना आवश्यक नहीं है सूर्य ग्रहण की घटना को समझने के लिए। तो इस तरह से सी हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ गति और समय के आरंभ में शिक्षिका अपनी छात्रों को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता समझाना चाहती हैं। उस उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मानक इकाई को समझाने के लिए पहले हमें अमानक इकाई को समझाना पड़ता है और उसी के द्वारा हम बच्चों को मानक इकाई के महत्व को आसानी से समझा सकते हैं। अतः यहाँ पर पहला ऑप्शन विद्यार्थी कदमों से अपनी कक्षा की लंबाई मापते हैं और अपने निष्कर्ष साझा करते हैं सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इसकी सहायता से बाद में हम मानक इकाई के महत्व को समझा पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी, यानी विज्ञान एक विवृतांत यानी खुले सिरे का अनुसंधान है, जबकि प्रौद्योगिकी सामान्यतः लक्ष्य अभिमुख है। ये सही है। विज्ञान में आप जिस तरह का चाहे वैसा अनुसंधान कर सकते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी में प्रायः लक्ष्य को निर्धारित करके उस क्षेत्र में काम किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बीजों के अंकुरण पर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के कुछ सूखे बीज लिए और उन्हें विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में रोपा। उन्होंने पौधों को देखा, मापा और कुछ समय तक उनकी वृद्धि पर चर्चा की। इस क्रियाकलाप के दौरान शिक्षक ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनमें कई प्रक्रिया कौशलों की आवश्यकता है। शिक्षक द्वारा पूछे गए स्तंभ ए में दिए गए हैं और उनका उपयुक्त प्रक्रिया कौशल से मिलान करना है। तो आप यहाँ पहले वीडियो को पॉज करके स्तंभ ए और बी को मिलाने की कोशिश करें और उसके बाद सही विकल्प को खोजें। तो देखिए यहाँ सही विकल्प हमारा क्या हो सकता है? तो विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है, यह अवलोकन करने का विषय है। यानी बच्चे अवलोकन करेंगे कि अलग अलग तरह के बीजों में क्या अंतर है। तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं? तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा ऑप्शन है
बी का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे परिकल्पना करना। इसी तरह से यहाँ पे सी, बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए, यह आपको संप्रेषण दिखाता है। और चौथा जो है यह पूर्वानुमान को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक जांच अभिमुख कक्षा में जिसमें कक्षा 7 का एक शिक्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का परिचय दे रहा है, निम्न में से कौन सा चरण अन्य से पूर्व आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, शिक्षक छात्रों का विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से रूबरू कराते हैं और उनकी क्षमताओं एवं विभेदों पर विचार करने के लिए कहते हैं, यह अन्य ऑप्शन की तुलना में पहले आएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन सी सबसे उपयुक्त है कि पाठ्य पुस्तकों को गहन तथा व्यापक रूप में पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक को बनाते समय व्यापक रूप से ध्यान देना चाहिए और उसको पहले प्री फंक्शन में ला के देखना चाहिए कि क्या ये सही में उपयोगी है या नहीं है, जबकि अन्य जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपके 30 में से कितने मार्क्स हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।